अपर कास्ट, दलितों और पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, मुगलों के सेनापति, क्षत्रिय समाज से लोग रहे। क्या अभी तक धनंजय सिंह को गोली लगी? कब सिर्फ वालों के गोली लगी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। यूजीसी को लेकर इस समय पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। पहले स्वर्ण समाज के लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और अब बहुजन समाज के लोग इसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूजीसी के तहत आया हुआ कानून वास्तव में स्वर्ण समाज के अधिकारों का हनन था, स्वर्ण समाज के छात्रों के अधिकारों का हनन था। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट चंद्रजीत सिंह निक्कू जी मौजूद हैं। चंद्रजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपिन जी, आपका हिंदुस्तान 24 के सभी दर्शकों का। यूजीसी कानून को लेकर जिस तरीके से स्वर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया, तो इस विरोध पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार का काम लोगों को लड़ाना और भिड़ाना है। यूजीसी कानून सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर आया था और ये दुर्भाग्य भारत की न्याय व्यवस्था का है कि उसी बेंच ने इस पर पहले ही दिन स्टे कर दिया कि यह भेदभावपूर्ण कानून बना है। तो अभी तो ना तो सुप्रीम कोर्ट समझ पा रहा है कि ये कानून उन्होंने लागू करने की उन्हें ज़रूरत क्यों थी, क्यों उन्होंने सरकार से ये कहा था कि आप इस तरह का कानून बनाएं। सच्चाई है कि आदिकाल से अपर कास्ट, दलितों और पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का शोषण करता चला आया है। वो किसी भी रूप में रहा हो, हमें वो भी याद है, हमने इतिहास में पढ़ा है कि दलित स्त्री का स्तन काट दिए जाते थे अगर उसने स्तन ढकने का प्रयास किया। ये भारतवर्ष में था। इसके खिलाफ भी आवाज मुखर हुई। महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद इसलिए सती हो जाना पड़ा कि पराये पुरुष की उस पर निगाह पड़ेगी, यानी महिलाओं को आज भी उन्होंने ये माना है कि वो भोग का साधन है। अब जब लगातार बहुत वर्षों तक अत्याचार यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा होता रहा, नगण्य ऐसी घटनाएं हैं कि जब दलित छात्र ने किसी स्वर्ण जाति के छात्र का उत्पीड़न किया हो। पिछड़े वर्ग में कहीं पर कुछ जातियां पिछड़ी हैं, कहीं पर वही जातियां स्वर्ण हैं। लेकिन इस कानून में जो अच्छा था वो ये था कि इसमें पिछड़ों को भी शामिल किया गया, दलितों को शामिल किया गया, उनके साथ ही महिलाएं जो किसी भी जाति की हो, चाहे वो स्वर्ण जाति की हैं, दिव्यांग, वो किसी भी जाति का हो, उनका इस कारण उत्पीड़न ना हो। इसमें कुछ संशोधन का सुझाव सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था। स्वर्ण छात्रों का कहना था कि अगर इसमें कोई शिकायत झूठी कर देता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बात सही है कि झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट को सजेशन देना चाहिए था, ये पूरे के पूरे कानून को रोक देना और मार्च की तारीख लगा दी। पहले ही दिन सरकार का दोगलापन उजागर हो गया कि जिस सरकार ने ये कानून बनाया उस सरकार ने वहां पर सुप्रीम कोर्ट में अपना कोई पक्ष ही नहीं रखा और इसे स्टे हो जाने दिया। तो ये इनके साथ वो हो गई 100 जूते और 100 प्याज वाली कहावत चरितार्थ हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ कि इनको ना तो पिछड़े वर्ग के साथ प्यार है, ना स्वर्ण जाति के साथ प्यार है। इन्होंने दोनों के उल्लू बनाने का काम किया है और निश्चित रूप से इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में जो ऊंची जातियों के छात्र हैं, क्या वो SC ST OBC का शोषण करते हैं? आप रैगिंग के सारे मामले उठा लीजिए ना, उसको देखकर ही तो इस कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ी और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप ऐसे एक कानून बनाएं। एक कमेटी बनी दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, 16 सांसद जिसमें थे, 12 सांसद उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनकी समर्थक पार्टियों के थे, 8 सांसद स्वर्ण जाति से थे। उन लोगों ने यह कानून बनाया है। यह कानून बनाना पड़ा चूंकि अत्याचार इनकी इंतहा हो रखी थी। हमारा स्वर्ण छात्रों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन अत्याचार ना हो इस बात का विरोध है। वो चाहे कोई भी किसी के ऊपर कर रहा हो, हम अत्याचार के विरोधी हैं। स्वर्ण समाज के लोगों ने जिस तरीके से इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है, तो इसको तो वो एक तरह से अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं। नहीं, ये सब प्रायोजित मामला है। स्वर्ण समाज को उकसाया गया सरकार द्वारा।
आप बताएं मुझे, इतने आंदोलन के बाद कितने मुकदमे स्वर्ण समाज के लोगों के खिलाफ रहे? आप दिल्ली में शाहीन बाग में देख ले क्या क्या हाल हुए। जेएनयू के छात्र जेल में पड़े हैं। अब क्यों नहीं वो मोदी सरकार कार्रवाई कर पा रही थी? किसी के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा जब सरकार का विरोध हो रहा था? हर जगह विरोध हुआ। ये प्रायोजित, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित विरोध था। पिछड़े वर्गों के साथ धोखा देने का काम किया और स्वर्ण जाति के विरोध के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने, आप सुप्रीम कोर्ट में ही अगर आप आकलन कर लें तो 95% स्वर्ण जाति के जज हैं। तो वहां पर हमें कैसे न्याय मिलेगा? पिछड़ी जाति को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को। चंद्रजीत सिंह जी, क्या जेएनयू उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है? वहाँ पर जब इस तरीके के नारे लगते हैं कि ठाकुर बनिया, ब्राह्मण चोर, बाकी सारे DS4 और ब्राह्मणों देश छोड़ो, तो ये भेदभाव नहीं है क्या? देखिए, कौन किन परिस्थितियों में कब नारे लगा रहा। नारा तो मायावती ने भी दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। उस मायावती के साथ तो आप सरकार भी बना चुके भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जिन्होंने नारे लगाए आप उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाए ना। आप पूरी जेएनयू में पूरा हिंदुस्तान नहीं पढ़ रहा। और आज भ्रष्टाचार जो चरम पर पहुंच गया है, न्यायिक अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए उनके घर में मिल रहे हैं, नोट जल जा रहे हैं। न्यायिक अधिकारी सांप्रदायिक बात करने लगे, आपने देखा होगा। और अगर कोई स्वयं कॉग्निजेंस ले लेता है, मुरलीधरन जी जैसे जज, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिर जब लगता है कि जिस प्रदेश में ट्रांसफर हुआ उस प्रदेश में वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं, तो उनको दोबारा केंद्र सरकार के दबाव में दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर बोलने लगा है कि केंद्र सरकार कॉलेजियम को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। और अभी हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने तो इतनी बड़ी बात कल कही है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। रोज गोली मारी जा रही है चोरों को, और जिनको बड़े अपराधी हैं उनको छोड़ा जा रहा है। क्या अभी तक धनंजय सिंह की गोली लगी? कब सिर्फ वालों की गोली लगी? नहीं, ब्राह्मणों भारत छोड़ो और ठाकुर बनिया, ब्राह्मण चोर जैसे नारे लगाने वाले छात्र छात्राओं पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? किसने कहा कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो नारे लगा रहे उनके खिलाफ होगी ना। पूरी जाति तो नारे नहीं लगा रही। आपको हिंदुस्तान के इतिहास को समझना होगा। हम कहां से इतिहास को पढ़ना शुरू करें? पूरा पाषाण काल से पढ़ें, या आर्य जब भारत में आए तब से पढ़ेंगे, या जब ये हिंदू कहलाने लगे मुगल कब आए, अंग्रेज कब आए, किसने क्या अत्याचार किया, अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन लड़े, या आप आज के आधुनिक भारत की बात करेंगे? आज पूरी दुनिया शिक्षण संस्थाओं को बनाने का काम कर रही है, नए नए प्रयोग कर रहे हैं तकनीकी क्षेत्र में। और हमारे यहाँ प्रयोग हो रहा है कि किसी मस्जिद को तोड़ दो, किसी मजार को तोड़ दो, सरकारी स्कूल बंद कर दो, और ये वाला मंदिर अब हमारा टारगेट है बनाने का। आप मंदिर बनाएं, ये धार्मिक धर्माचार्यों का काम है। संत महात्माओं को सौंप दें, उनको सहयोग व्यापारी वर्ग कर देगा। दान पुण्य करने वाले बहुत हिंदुस्तान में रहे हैं। लेकिन सरकार मंदिर बनाने का काम करने लगे, सरकार स्कूलों को बंद करने का काम करने लगे, तो हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? SC ST OBC के लोग हमेशा 85% और 15% की बात करते हैं। 15% वाले कभी भी इस तरीके की बात नहीं करते। लेकिन ताकतवर वो हैं, वो बोलते हैं कि हम ही सरकार बना सकते हैं, हम ही सरकार उखाड़ सकते हैं। और इस कानून को लेकर आपने देख भी लिया होगा जिस तरीके से उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को भी उस पर रोक लगानी पड़ी। देखिए, अगर हिंदुस्तान में पारदर्शी तरीके से चुनाव हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी कभी सत्ता में नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास नहीं पढ़ा है। आपको याद होगा महाराणा प्रताप, वो तो क्षत्रिय समाज से थे। उनकी जब अकबर से लड़ाई हुई तो उनके साथ सबसे पहले जो लोग खड़े हुए थे वो भील जाति के थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता है। और एक लंबे समय तक महाराणा प्रताप का साथ भील जाति के लोगों ने दिया। तो राज सत्ता में अपनों का साथ दिया जाता है। अपने तब भी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। महाराणा प्रताप के सेनापति मुगल रहे और मुगलों के सेनापति क्षत्रिय समाज से लोग रहे, मराठे भी रहे। तो तब भी सत्ता की लड़ाई थी, आज भी सत्ता की लड़ाई है। आज ये विभाजन करके जो अंग्रेजों से इन्होंने सीखा, इन्हें जो दक्षिणपंथी कहा जाता है कि विभाजन करो राज करो और सत्ता किसी भी हालत में बनी रहे, तो ये उसी नीति पर कर रहे हैं और इसका देश को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तो आपके माध्यम से हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहूँगा
कि आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वोट देने की बात करें। आज सोना कहाँ है और रुपए की कीमत क्या है, इन बातों पर सोचने का काम करें। हिंदुस्तान, जिसे इन्होंने 14 में ये कहा था कि हम मेक इन इंडिया लेकर के आए हैं, आज आप बता दो उत्तर प्रदेश में कौन सा बड़ा प्लांट लगा है जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। भारत में ऐसे कौन से नए प्लांट लगे हैं? आप बैंकों से लोन लेकर के सड़कें बना रहे हैं, टोल के माध्यम से हमसे उन सड़कों की कीमत वसूल रहे हैं, लेकिन वो कर्ज वापस नहीं हो रहा है क्योंकि उसका बंटवारा संघ परिवार के कार्यालय बनने में हो रहा है और मोहन भागवत की सुरक्षा देने में हो रहा है और भ्रष्टाचार में हो रहा है। भाजपा सभी जिलों में 550 जिले जो हिंदुस्तान में है उनका कार्यालय बनाने का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड जो फंड उससे ये चंदा ले रहे हैं और अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश कमजोर हो रहा है और हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को हमें भोजन उपलब्ध कराना पड़ रहा है, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। यूजीसी कानून क्या एक तरफा स्वर्ण जाति के छात्रों के खिलाफ है? महिलाएं स्वर्ण जाति की उसमें शामिल थी, दिव्यांग स्वर्ण जाति के शामिल थे और झूठी शिकायत ना हो इसकी व्यवस्था की जा सकती थी कानून के माध्यम से। क्या इतनी समझ सुप्रीम कोर्ट के किसी जज में नहीं थी जो इस बात की सुनवाई कर रहा था? ये एक नूरा कुश्ती हुई कि स्वर्ण जाति के लोग आप विरोध करें, हम पिछड़ों में जाकर भाषण देंगे कि देखिए हमने आपको स्वर्ण जाति से बचाने का प्रयास किया, जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और कुछ लोगों ने विरोध किया और माननीय अदालत ने, ये अब अदालत के पीछे छिप जाएंगे, ये कभी किसी के पीछे छिप करके वार करते हैं, कभी किसी के पीछे छिप करके बात करते हैं। देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, इस बात को समझना होगा। 85% लोग अब जिस तरीके से यूजीसी के तहत आए हुए कानून का समर्थन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लागू होना चाहिए, तो क्या ये लोग अपने विरोध प्रदर्शन के आधार पर इस कानून को लागू करवा सकते हैं? देखिए, कानून लागू करेगी ये मोदी सरकार की नीयत पर मुझे संदेह है, लेकिन इतना तय है कि अगर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक इस पर आवाज उठाता रहा, महिलाएं जिनको पहली बार संरक्षण देने का काम इस कानून के माध्यम से हो रहा था, अगर वो सब मिल गए तो नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और देश को बचाने की लड़ाई में आगे बढ़ेगी। चलिए, तो एडवोकेट चंद्रजीत सिंह निक्कू जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।